कोविड-19 से निपटने के लिए रियासती सरकार मुसलसल बढ़ रही है आगे। बरेली में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 300 बेड के जदीद कोविड अस्पताल का किया इफ्तिताह। 35 वेंटिलेटर की सहूलत दस्तयाब। कोरोना वबा के खिलाफ सरकार के इक़दामात के बेहतर नताइज आए सामने। मुल्क में सेहतयाबी की शरह हुई 83.53। भारत दुनिया में कोविड से सबसे कम शरह अमवात वाले मुमालिक में शामिल। हाथरस के वाक़े को लेकर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT दी तश्कील। वजीर आला ने कहा कि हादसे के कसूरवारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। और मरकजी वजारत दाखिला ने अनलॉक 5 के लिए जारी किए रहनुमा उसूल। मुख्तलिफ ज़ाब्तों के तहत स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, स्कूल और कोचिंग इदारों को खोलने की दी जाएगी इजाजत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बरेली में कोरोना वबा से निपटने के लिए 300 बेड के जदीद कोविड L2 अस्पताल की सौगात दी है। बरेली के सिविल लाइन्स इलाके में बने 300 बेड के कोविड अस्पताल का वजीर आला ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इस अस्पताल में कोविड के संगीन मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलत मिल सकेगी। इस मौके पर मंतकाई कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने बताया कि कोविड अस्पताल में L2 के मरीज दाखिल किए जाएंगे। अस्पताल में 35 वेंटिलेटर का इंतजाम किया गया है। इससे कबल निजी मेडिकल कॉलेज में ही कोविड के संगीन मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस मौके पर कमिश्नर, DM और CMS मौजूद थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 300 शैय्या के चिकित्सालय का लोकार्पण किया है। इसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर L2 की सुविधा शुरू कर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ICU की व्यवस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण है कोविड के लिए, जिसमें HFNC, वेंटिलेटर, बाईपैप सभी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। जो आवश्यक मैन पावर है उसका भी इंतजाम कर लिया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो अब हमारे पास L2 की फैसिलिटी जोड़ने से जो भी कोविड में के लक्षण युक्त जो रोगी हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है उनको यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। कुनबा बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों में से अब तक 52,73,201 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 83.53% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.56% रह गई है, जो दुनिया में सबसे कम शरह अमवात वाले मुल्कों में शामिल है। कोविड-19 के चैलेंजेस को रियासत के वजीर आला ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। इसका नतीजा हम सबके सामने है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिस प्रदेश की आबादी 23 करोड़ हो, जिस प्रदेश के अधिकतर लोग नौकरी के लिए बाहर रहते हों, कोरोना काल में उसको लेकर प्रधानमंत्री की चिंता उचित ही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन करके पूछा कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी अधिक चिंता है। यदि हम यहाँ असफल हुए तो पूरे देश में संक्रमण को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। 40 लाख से अधिक मजदूर उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से वापस आए। उन्हें काम और भोजन दोनों उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश ने इन जिम्मेदारियों के साथ उन तरीकों को भी अपनाया जिससे कोरोना का संक्रमण कम किया जा सके। मुझे याद है जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी फोन आया 22 मार्च 2020 को। कहा कोविड-19 आ गया है देश में भी, यूपी से हमें चिंता है, कैसे होगा, इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचा पाएंगे, क्या होगा, सबको चिंताएं थी। और आज हर व्यक्ति गर्व के साथ कहता है कि यूपी का रिजल्ट सबसे बेहतर है, पॉजिटिविटी सबसे कम है, डेथ रेट सबसे कम है। जब कोरोना का दौर शुरू हुआ तो प्रदेश में इसकी एक भी जांच नहीं हो रही थी।
आज हम 24 घंटे में 1,61,000 से अधिक जांच प्रदेश में कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच कर चुके हैं और प्रदेश देश में कोविड की जांच के मामले में नंबर 1 पर है। इस गति को प्रदेश सरकार लगातार बढ़ा रही है। संक्रमित लोगों से अधिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या है। यह दर अब उत्तर प्रदेश में 85.80 हो गई है। अब तक 3,42,415 संक्रमित लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की क्षमता और ऊर्जा को दर्शाते हैं। हर चुनौती से निपटना उत्तर प्रदेश जानता है। अब तक कुल 3,42,415 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना वायरस से रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 85.80 हो गया है। इस प्रकार विगत 12 दिनों में हमने देखा है कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगभग 25% की गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश ने आज 1 करोड़ टेस्ट का लैंडमार्क पार कर लिया है और अब तक कुल मिलाकर 1,98,896 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये पहला राज्य है देश का जिसने 1 करोड़ टेस्ट की संख्या को पार किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इस चुनौती से निपटकर नए सिरे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और कोविड के संक्रमण को भी पूरी तरह नियंत्रित करेगा। रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। रियासत के हाथरस में हुए हादसे को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बताया कि वजीर आजम ने हाथरस के हादसे पर बातचीत की और कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हाथरस में लड़की के साथ हुए अफसोसनाक हादसे के मुलजिम कतई नहीं बचेंगे और वाकये की जांच के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT तश्कील दी गई है जो आइंदा 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के जरिए मुसलसल सरकार के खिलाफ किए जा रहे मुजाहरे और सरकार को बर्खास्त किए जाने के मुतालबे पर आज रियासत के काबीना वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना मुजाहरा कर रहा है। लखनऊ में SME सेक्टर और खादी को फरोग देने के लिए प्रोग्राम में आज अपनी रिहाइशगाह पर उन्होंने कहा कि सरकार नज़्म-ओ-नस्क़ को लेकर पूरी तरह संजीदा है। कुछ हादसात जरूर हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और BSP सुप्रीमो मायावती पर भी जमकर तनकीद की। उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके वजह ये बोला जा सकता है योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी है और इसके आंकड़े हैं। कुछ घटनाएं हुई है उस पर हमें भी खेद है। सब जो भी होएगा कानून के तहत होएगा, कोई भी दोषी होएगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो। मरकजी वजारत दाखिला ने ममनुआ सरगर्मियों को दोबारा खोलने के लिए ज़ाब्ते जारी कर दिए हैं जिन पर आज से अमल दरामद किया जाएगा। इसके तहत रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को स्कूल खोलने को लेकर राहत दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर अब ज्यादा सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस को अब 15 अक्टूबर से 50% एंट्री के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। वजारत इत्तलात और नशरियात इस सिलसिले में ज़ाब्ते उसूल यानी SOP जारी करेगी।
खिलाड़ियों को तरबियत देने के लिए स्विमिंग पूल खोलने की भी इजाजत दी गई है। इसके लिए वजारत खेल SOP जारी करेगी। वजारत दाखिला ने कहा कि इस रीओपनिंग अमल के तहत स्कूलों, कोचिंग इदारों को फिर से खोलने के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम सूबों को 15 अक्टूबर के बाद मरहलेवार तरीके से फैसला करने की रियायत दी गई है। इसके अलावा भारत से बैनुल-अक़वामी तिजारती परवाजों के बंदोबस्त पर 31 अक्टूबर तक पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि सरकार से मंजूर शुदा कार्गो और मुसाफिर परवाजें जारी रहेंगी। सरकार की जानिब से जारी रहनुमा हिदायत के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिर अब हवाई अड्डे पर ही कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR जांच की सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ट्विटर के तवस्सुत से मुल्क भर के तलबा से राब्ता कायम कर नई कौमी तालीमी पॉलिसी से मुतल्लिक़ सवालों के जवाब दिए। सवालात तालीमी पॉलिसी में अहम इस्लाहात और इस पॉलिसी के अमल दरामद से मुतल्लिक़ थे। गौरतलब है कि मुल्क में 34 साल बाद नई तालीमी पॉलिसी आई है। इसमें स्कूली और आला तालीम के शोबे में बड़ी इस्लाहात की बात कही गई है। तालीमी पॉलिसी के ऐलान के बाद से ही इस पर अमल दरामद को लेकर तबादले ख्याल का अमल जारी है और कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज वजीर तालीम ने मुल्क भर के तलबा से बातचीत की। आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का यौम पैदाइश है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि सदर जमहूरिया को सालगिरह की मुबारकबाद। उनके नजरियात और पॉलिसियों के मामले में समझदारी हमारे मुल्क के लिए बड़ी नेमत है। वो कमजोरों की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। उनकी अच्छी सेहत और तवील उम्र की दुआ करता हूं। वहीं वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने भी सदर जमहूरिया को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सदर जमहूरिया को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। आपकी पुरवकार शख्सियत ने इस ओहदे के वकार को और बढ़ाया है। आपकी रहनुमाई में मुल्क हमेशा ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर गामजन रहे। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर वाराणसी में दुर्गा कुंड में वाक़े ओल्ड होम में जिला इंतजामिया और रियासती कानूनी खिदमात अथॉरिटी के नुमाइंदों ने बुजुर्ग खवातीन का हालचाल मालूम किया और उनको हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोज के पैकेट वगैरह तकसीम किए। बुजुर्गों ने इंतजामिया की इस पहल पर खुशी का इजहार किया। ओल्ड होम पहुंचने अफसरों ने बताया कि बुजुर्ग शहरियों को सरकार की जानिब से हर तरह की मदद देने के साथ ही उन्हें कानूनी मदद भी दस्तयाब कराई जाती है और बुजुर्ग शहरियों को उनके हुकूक के तई बेदार किया जाता है। और हम सभी लोग आकर के यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इसको इन सभी वृद्धजनों के बीच में सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनकी मेडिकल समस्याएं हो या इनके लिए विधिक समस्याएं हो, इन सभी पे इनको जागरूक करने के लिए और आवश्यक जो सुविधाएं प्रशासन की तरफ से उपलब्ध हो सकती हों, उसके लिए इन सबको बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये प्रोग्राम प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मुझे ये मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और हम सभी कोशिश करेंगे इन सभी की जितनी भी आवश्यकताएं हों वो हम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उचित समय पर पूर्ण की जा सकें। विशेष जब भी छुट्टियों में अपने घर वाराणसी आते हैं तो फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इसी ग्राउंड पर जहां खुद भी खेलना सीखा है, अपने छोटे खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखाते हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। यह है उदय प्रताप इंटर कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड और यह है विशेष भृगुवंशी जो भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी। छुट्टियों में वाराणसी अपने घर होने पर इनकी सुबह इसी ग्राउंड पर बीतती है, जहां यह उभरते हुए खिलाड़ियों को बास्केटबॉल के हुनर सिखाते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि किस तरह फिट इंडिया का भाग बनना है और लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। अगर यहाँ पे ऑल वेदर कोर्ट, इंडोर कोर्ट्स मिल जाएं अगर बच्चों को, तो आने वाले समय के भारत के न जाने कितने सितारे बनारस से निकलेंगे। लेकिन आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर जरूर दें, क्योंकि आप फिट हैं तो देश फिट है। इस ग्राउंड पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करके बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हैं। ये उभरते खिलाड़ी अपने बीच इतने बड़े खिलाड़ी को पाकर उनसे मन लगाकर सीखते हैं और उन्हीं की तरह बनने का प्रयास भी करते हैं। वो एक हमारे लिए आइडियल रह चुके हैं और उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हम भी उनकी तरह बने, उनके जैसा खेले। यह ग्राउंड जहां अच्छे खिलाड़ी देने का काम कर रहा है, वहीं अनलॉक शुरू होने के बाद फिट इंडिया की मुहिम को भी बढ़ावा दे रहा है।
सरकार ने साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहे माली साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। इनकम टैक्स महकमे ने कहा कि कोविड वबा की सूरत हाल ने इनकम टैक्स दहंदगान के सामने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, जिसके मद्देनजर ये फैसला किया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने 1 अप्रैल से 6 माह की मुद्दत में 33,54,000 से ज्यादा इनकम टैक्स दहंदगान को 1,18,300 करोड़ रुपए से ज्यादा रिफंड जारी किया। वजारत मालियात ने बताया कि कुल रिफंड में से तकरीबन 1,78,000 कॉरपोरेट टैक्स मामलों में 86,094 करोड़ रुपए की रिफंड जारी किए गए हैं। बाकी 32,230 करोड़ रुपए 31,75,000 से ज्यादा दीगर मामलों में जारी किए गए हैं। बाबाए कौम महात्मा गांधी की अजीम शख्सियत ने हिंदुस्तानी अवाम को गहराई से समझा। इसी सिलसिले में बंगाल का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। खासकर गांधी जी का उनके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन से बेहद खास ताल्लुक रहा। पेश है खास रिपोर्ट। भारत को सत्य, अहिंसा और शांति के अपने अनमोल वचनों से पिरोने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बंगाल से एक अलग ही नाता रहा और इसमें भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन के साथ उनका रिश्ता इतिहास में एक अलग ही स्थान रखता है। दरअसल जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो चार्ल्स फ्रीडर एंड्रयूज ने महात्मा गांधी के शांति निकेतन यात्रा का बंदोबस्त किया। हालांकि इस यात्रा के दरमियान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से महात्मा गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन गांधी जी ने अन्य सदस्यों से जरूर मुलाकात की। पहले बार मिल नहीं पाए, उस समय टैगोर कलकत्ता में आ गए थे और मार्च में जाकर, ये फरवरी का बात कर रहे हैं, फिर मार्च में जाकर उन्होंने फिर से कस्तूरबा जी अपना जो पत्नी है उनके साथ जाकर गुरुदेव के साथ शांति निकेतन में मिले। और गुरुदेव ये शब्द बार बार उन्होंने कभी रविंद्रनाथ या टैगोर ऐसा बताया नहीं, उन्होंने गुरुदेव ही कहते थे महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को। 19 फरवरी वो जब लौट रहे थे तो गुरुदेव ने उनको बोला कि आपका पास मैं विश्व भारती के लिए सुरक्षा मांगता हूँ ताकि मेरा ये जो काम है इसको एक स्थायित्व मिले। गांधी जी ने ये बात को रखा था और इसका परिणाम हुआ था कि भारतवर्ष का, स्वाधीन भारतवर्ष का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बना विश्व भारती। गांधी जी 6 मार्च 1915 को एक बार फिर विश्व भारती आए और पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात हुई। शांति निकेतन में हर साल 10 मार्च का दिन गांधी पुण्य के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सभी छात्र और शिक्षक पूरे परिसर में साफ सफाई का कार्य खुद करते हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए मवेशी परवरी संजीव बालियान ने कहा कि ज़रई बिल बराह रास्त किसानों के मफाद में है। इस बिल से किसानों को बिचौलियों से निजात मिलेगी, फसलों के अच्छे और वाजिब दाम मिलेंगे। मुजफ्फरनगर में बालियान ने कहा कि मरकजी सरकार हर साल फसल की बुआई से पहले ज़रई लागत और कीमत कमीशन की सिफारिशात पर 22 लाजमी फसलों के लिए कम से कम सहारा कीमत का ऐलान करती है। इनमें 6 रबी की, 14 खरीफ और 2 दीगर फसलें हैं। मुल्क में अभी तक किसानों को अपनी ज़रई पैदावार मंडियों में फरोख्त करनी पड़ती थी। दूसरी रियासतों में या ई ट्रेडिंग में वो फसल नहीं बेच सकते थे। इसीलिए मरकजी सरकार ने किसान फसल बिल 2020 मंजूर किया है। इस नए कानून के बन
जाने से फसल बेचने में सहूलत होगी। किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इस बिल का खास मकसद एक मुल्क एक ज़रूरी बाजार के नजरिए को फरोग देना है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मुल्क के किसानों को उनकी काश्त की कीमत आलमी बाजार की बुनियाद पर मिल सकेगी। इससे मुल्क में बिचौलियों का किरदार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरी बिल किसानों के मफाद में है। बहकाने का काम कर रहे हैं इस अध्यादेश के मामले में। MSP जारी रहेगी, मंडी भी रहेगी और मंडी के बाहर अलग व्यापार डेवलप होगा। किसान के खरीदार ज़्यादा होंगे माल के। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। कोल्ड स्टोरेज, पॉली हाउस और आप कह सकते हैं जो सिस्टम भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत होगा। आज़ादी के इतने साल बाद किसान आज़ाद हुआ है APMC से। जो किसान मंडी में बांध दिया गया था, जिसके अधिकार छीन लिए गए थे, अब मुजफ्फरनगर के किसान हरियाणा, पंजाब कहीं भी अपना प्रोड्यूस ले जा सकता है। पहले पाबंदियां थी। किसान को एक तरह से आज़ाद करने का अध्यादेश है। मौसम की तब्दीली के साथ जानवरों में जानलेवा बीमारियों से हिफाजत के लिए टीके लगाने के वास्ते पूरे जिले में देही इलाकों में घर घर पहुंचकर टीका लगाने वाली टीम को जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चीफ वेटनरी मेडिकल अफसर डॉक्टर बलवंत सिंह ने बताया कि कौमी अमराज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत दूध देने वाले जानवरों में खुरपका मुंहपका अमराज के लिए टीकाकारी मुहिम की शुरुआत जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर की, जिसके दौरान 7,64,738 जानवरों की 100% टीकाकारी का हदफ है। टीकाकारी के लिए जिले में 65 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें 31 वेटनरी मेडिकल अफसर, 21 मवेशी परवरी अफसर, 25 फोर्थ क्लास, 766 प्राइवेट वैक्सीनेटर और 618 हेल्पर जिले की 1054 ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर जानवरों को मुफ्त में टीका लगाएंगे। मुहिम का आगाज करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये एक बड़ी स्कीम है जिसमें जानवरों को टीका लगाकर जानलेवा अमराज से विशेष अभियान चला है, जिसमें कि हमारे जनपद का जो लक्ष्य है 9,38,000 टीकाकरण करने का है, जो 45 दिन में पूर्ण किया जाएगा। सभी वैक्सीन आ गई है और उसका काम आज से शुरू हो गया है। तो एक वृहद अभियान पूरे जनपद में चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी पशुओं को टीके लगाए जाएंगे, जिससे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। गोरखपुर में वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत हासिल करने के लिए मुल्क के किसी भी बाजार में फरोख्त करने की छूट दी गई है। एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने के लिए अब पाबंदी नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। किसान अपनी फसलों को जिस दाम पर चाहें बेच सकते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के जरिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों को चाहिए कि उनकी बातों पर ध्यान ना दें। पहले से जो रियासतों की मंडी कमेटियां और बाजार काम कर रहे थे वो करते रहेंगे। फूड एंड प्रोसेसिंग के शोबे में भी अच्छा काम हो सकता है। आने वाले वक्त में रबी की फसल का फायदा भी किसानों को मिलेगा। देवरिया के ज़िमनी इंतखाब के बारे में उन्होंने कहा कि हम इंतखाबी तशहीर की तैयारी कर रहे हैं। जो मंडियों राज्य के बाहर ले जाए जाने पर जो रोक थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब अन्य लोगों को भी यह विकल्प दे दिया गया है कि वो चाहे तो किसान के सामान को खरीद सकते हैं। उनके ऊपर से भंडारण की जो सीमा थी उसको समाप्त, इसी एक्ट की जो पाबंदियां थी उसको समाप्त कर दिया गया है। कानून के भीतर इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि 3 दिन के भीतर किसान का जो खरीदारी होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। किसान को उससे प्रोटेक्शन दिया गया है और एक तरीके से एक देश और एक बाजार वो उसकी आज़ादी मिली हुई है, जिसके बारे में वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। तीसरी बात, कॉन्टेक्चुअल खेती के बारे में कहते हैं कि इससे जो है वो पूंजीपतियों का खेत पर अधिकार हो जाएगा। यह भी कोरा बकवास है। इसमें कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है कि किसान अपने खेत को लीज पर देगा, वो लीज पर नहीं दे सकेगा, न उसको बिक्री कर सकेगा। सिर्फ जो है वो फसल लगाए जाने के पहले जो फसल तैयार होगी उसका भाव तय करके खेती उसके माध्यम से की जा सकती है। जो इनपुट्स हैं वह इनपुट्स मुहैया किए जाने का एग्रीमेंट हो सकता है, किया जा सकता है और उसको पूरी कानूनी बाध्यता, कानूनी जामा पहनाया गया है, जिसमें किसान के हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। यदि कोई विवाद होगा तो आर्बिट्रेशन, SDM आर्बिट्रेशन निर्धारित करेगा। शाहजहांपुर जिले में किसानों को सरकार की जानिब से ऐलान शुदा सहारा कीमत दिलाए जाने के लिए जिला इंतजामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल करते हुए एजेंसियों के 131 खरीद मरकजों के जरिए धान खरीद शुरू कर दी है।
अब तक 15,700 किसानों ने धान के लिए इंदराज कराया है। वहीं इंतजामिया ने बाकी किसानों के इंदराज का बंदोबस्त और हर मरकज पर ऑनलाइन अदायगी के साथ ही किसानों के बैठने, पीने के पानी और सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त किया है। किसान इंतजामात से खुश हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि खरीद पॉलिसी के तहत किसानों को ऐलान शुदा 1,868 सहारा कीमत दिलाए जाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। किसानों से अपील की गई है कि वो मंडी में सूखा हुआ धान ही लाएं ताकि खरीफ में नमी का मसला पैदा ना हो। जो किसान किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का इंतजाम हर सेंटर पर किया गया है। मंडी में धान खरीद निजाम देखने आए जिला फूड एंड मार्केटिंग अफसर कमलेश कुमार पांडे ने बताया कि इस बार जिले में 133 मरकज बनाए गए हैं। समस्या ही नहीं है क्योंकि किसान खुद सेंटर पे लाएगा, अपना तुलवाएगा बिचौलिए से। यहाँ मतलब क्या है? जनपद शाहजहांपुर में इस बार 133 क्रय केंद्र अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए हैं। आज 1 अक्टूबर है, आज से खरीद भी हमारी प्रारंभ हो रही है। हम लोग इस समय रोजा मंडी में बैठे हैं। सारे केंद्रों पे बोरा, स्टाफ, उपकरण की सारी व्यवस्था कर दी गई है और इस समय धान में जो नमी आ रहा है वो 20 से लेकर के 22 तक आ रहा है। इसके कारण आज अभी तक का कोई ढेरी पास नहीं हो पाया है। मंडी में नीलामी भी कराई जा रही है और सारी व्यवस्था हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। जो धान खरीद नीति है उसके तहत जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है धान के लिए वो 1868 रुपया घोषित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और हमारे जनपद में 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रारंभ हो जाती है क्योंकि यहाँ अर्ली क्रॉप ली जाती है। यद्यपि अभी मॉइस्चर ज़्यादा है, लास्ट में कुछ बारिश वगैरह भी हुई है तो इस वजह से भी मॉइस्चर ज़्यादा है। किसानों से मेरा अनुरोध है कि अपने मॉइस्चर को कंट्रोल करने के बाद, सुखाने के बाद ही धान खरीद केंद्रों में धान लेकर आएँ। अभी जनपद में 133 धान खरीद केंद्र संचालित किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इनको और आगे हम बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। बाराबंकी जिले की सबसे बड़ी भगहर झील को दोबारा वजूद में लाने के लिए इंतजामिया ने मुहिम चलाई, जिनमें मकामी रुकन असेंबली शरद अवस्थी के साथ जिला मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह, एसपी अरविंद चतुर्वेदी, सीडीओ मेधा रूपम समेत कई अफसर और अवामी नुमाइंदों ने श्रमदान करते हुए आसपास के लोगों का हौसला बढ़ाया। जिले के सूरतगंज में तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी और 250 मीटर चौड़ी भगहर झील में कभी सयाहों का हुजूम रहता था। मुल्क और बैरून मुल्क से आए परिंदों की आमाज गा रही भगहर झील को दोबारा वजूद में लाने और तज़ीनकारी के लिए इको टूरिज्म बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह ने सभी महकमों को जल्द से जल्द एक्शन प्लान बनाने की हिदायत दी है। आज शुरुआत की है सांकेतिक रूप से जो इसमें जलकुंभी थी उसको हटाने का हम लोग श्रमदान के जरिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मदद से किया जा रहा है और इसमें कोशिश कर रहे हैं, सभी विभागों को यहाँ बुलाया गया है। पूरा इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं क्योंकि किसी भी इस तरह के इकोसिस्टम में एक सूत्रीय तरीके से कार्य नहीं हो सकता, हर चीज़ देखनी होती है। जो इनलेट है, आउटलेट है वो झील का वो प्रॉपर हो, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है उसको हटाया जाए। बाकी भी जो यहाँ पे अगर इसको हम एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कार्रवाई होनी है, तो एक लंबा प्रोग्राम है। लेकिन आज शुरुआत हुई है, शुरुआत बहुत सशक्त और अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे ही सही हम लोग इसको एक वापस एक स्वरूप में ले आएंगे जिससे ये न केवल इस जनपद का बल्कि आसपास के लिए भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।